आज का हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ने से पहले अगेन वही बेसिक सी डेफिनेशन में आप सब लोगों से पूछूंगा और आप सब लोगों को मुझे जवाब देना है कि आपके हिसाब से आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है आर्ग्यूमेंट को लेकर। बोलिए भाई, एक एक कर लिया। अनुवाद करना। क्या करना? अनुवाद। अनुवाद तो भाई ट्रांसलेट होता है। Sir, putting your point forward in your own perspective. अपने पर्सपेक्टिव में पॉइंट को फॉरवर्ड करना, ये तो एक सिंपल आपका नॉर्मल सजेशन हो जाता है या कुछ बोलना हो जाता है। Sir, in support of the opinion. सिर्फ सपोर्ट में? Yes, sir. ओके, इशिता? Sir, something similar itself. Like, मतलब to vouch for something, to be like very sure कि इस टॉपिक को लेके ऐसा ही थिंकिंग होना चाहिए. So to vouch for something. वैसे आप तीनों लोगों की काफी हद तक गलत हो। किसी का आंसर नियर नहीं है, लेकिन चलो मैं बता। आर्ग्यूमेंट क्या हो? आर्ग्यूमेंट को आप ऐसा समझ सकते हो कि मतलब देखो, नॉर्मली तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जवान लड़ाना, बहस करना। जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं तुम आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा करते हो। तो इसका ओरिजिनल मीनिंग की तरफ देखें तो ओरिजिनल इसकी मीनिंग होती है तर्क। तर्क देना, रीजन करना, लॉजिकली किसी भी चीज के बारे में बताना, समझाना। ये इसका एक ओरिजिनल मीनिंग होता है ना। आर्ग्यूमेंट करना मतलब कि आप तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, आप रीजंस दे रहे हैं, आप लॉजिकली उसके लिए बात कर रहे हैं। ये उसकी मीनिंग हो जाती है। लेकिन भाई आर्ग्यूमेंट की मीनिंग सीएपीएफ एसी के हिसाब से क्या हो? सीएपीएफ एसी के सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में बोला जाता है कि भाई आर्ग्यूमेंट्स आपको करवे। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के फोर में और उस टॉपिक के अगेंस्ट में आपको रीजनिंग देनी। बेसिक हमारा वो ये तर्क देनी। आपको उसके सपोर्ट में भी देना है और आपको उसके अगेंस्ट में भी देना है ना। यानी कि किसी भी टॉपिक के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में आपको सजेस्ट कर, इसी को एक टेबुलर फॉर्मेट में, इसी को एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, एक एग्जैक्टली जैसा हम लोग अभी बात करेंगे उस फॉर्मेट में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो एक वेल ड्राफ्टेड आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट का बेसिक होता है। आया समझ अब? सर ठीक। अब देखो, इसमें हमारा बेसिकली क्या रहेगा भाई, हमारे सीएपीएफएसी में इसका क्या फॉर्मेट रहता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने सबसे पहले एसेज को देखा था। एसेज को हमने देखा था और एसेज आपके बाइलिंगुअल होते हैं। बाइलिंगुअल यानी कि आप इनको हिंदी में भी लिख सकते हैं और आप इनको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसा भी अपने फॉर्म सबमिशन के टाइम पे अपना ऑप्शन चूज किया। लेकिन आर्ग्यूमेंट के साथ और बाकी के जितने भी सेक्शंस अब आगे आएंगे उनके साथ ये कन्वीनियंस आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल कर, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपका जो फोकस है वो इंग्लिश में ही रहेगा। आपकी प्रैक्टिस भी इंग्लिश में ही रहेगी, सब कुछ आपको स्टार्टिंग से इंग्लिश में ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात दिमाग में बिठा लो कि भैया आपका इंग्लिश में ही पूछा जाए। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि भाई कितने आर्ग्यूमेंट पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट्स आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिए जाते हैं, ए एंड बी। और यहाँ पे भाई हमारे पास चॉइस नहीं हो। आपके पास ऐसी चॉइस नहीं मिलेगी कि भाई आपको चार आर्गुमेंट दे दिए और चार में से आपको जो है दो आर्गुमेंट कर रहे हैं, ऐसा कोई चॉइस नहीं मिलेगा ना। तीन में से दो, मात्र दो ही आर्गुमेंट आते हैं और दोनों के दोनों ही आपके लिए करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों आपको कर। ठीक है, अब ओवरऑल मार्क्स को देखें, टोटल मार्क्स आपके जो है वो रहते हैं 40। यानी कि एक आर्ग्यूमेंट का जो मार्क है वो आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। यानी कि इनका जो मार्किंग है वो भी हमारी एसेस के बराबर ही आ जाती है। एसेस में भी भाई हर ऐसे को जो है भाई हम 20 मार्क्स दे रहे हैं, यहाँ पर भी एक आर्ग्यूमेंट को हम 20 मार्क्स दे रहे हैं। लेकिन आप ये चीज समझ सकते हैं कि ऐसे को और इसको आप बराबर इंपॉर्टेंस दे सकते हैं जब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में भी एग्जाम में भी करना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे काफी हद तक सही करते हैं, आर्ग्यूमेंट आप अच्छा करके आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने आधा पोर्शन तकरीबन कवर कर लिया है। क्योंकि इसके बाद वाले जितने भी सेक्शंस आते हैं, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो प्रेसी हो, चाहे वो आपका पैराग्राफ हो या ग्रामर हो, वो पोर्शन आपका बाकी का अदर हाफ बना लेता है। और ये आपका एक तरीके से देखा जाए
क्योंकि 80 मार्क्स हमारे पास उसमें थे और आप उसमें 40 मार्क्स ऐड कर लीजिए तो नियर हाफ आ जाता है 120 मार्क्स के आसपास। और अगर आप इसको रिपोर्ट को भी इसमें शामिल कर लीजिए तो फिर भाई तकरीबन हमारा हाफ के आसपास ही आ जाता। ठीक है, तो भाई ये हमारे जो मार्क्स हैं ये आप कितने हो गए। अब इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मेट है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहली बात हमारा वही पुराना फॉर्मेट है कि A4 टाइप की जो है शीट आपको दी जाएगी। शीट मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी, ठीक है। हिमांशु ने मुझे ग्रुप भेजी थी शायद वो शीट आप लोग चाहें तो उसको पब्लिश भी करा सकते हैं और आप चाहें तो अपने घर पे जो A4 साइज का पेपर है आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसी शीट दी जाएगी आपको। अगेन सेम पैटर्न है भाई उसका, ये रहेगा भाई, यहाँ से मार्जिन है, तकरीबन यहाँ पे भी एक मार्जिन का काम हो ही जाता है और यहाँ पे भी ये पोर्शन भाई जो है हमारा लिखने के लिए रहता है। यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट अपना लिखना है। ठीक है, A4 जो शीट आपको मिलेगी, इस शीट में एक आर्ग्यूमेंट के लिए आपको अगेन 3 पेजेस ही दिए जाए। ठीक है, जैसे ऐसे में 3 पेजेस दिए जा रहे थे, यहाँ पर भी आपको एक आर्ग्यूमेंट के लिए 3 पेजेस मिलेंगे। ओवरऑल टोटल देखा जाए तो टोटल आपको 6 पेजेस मिलेंगे 2 आर्ग्यूमेंट्स की। ठीक है, वर्ड लिमिट एज इन सच आपकी स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं रहती है, कई बार मेंशन्ड रहती है, लेकिन वर्ड लिमिट आप इसको कंसिडर करके चलिए 300 की वर्ड लिमिट रहेगी जो हमारी ऐसे की रहती है ईच, यानी कि एक आर्गुमेंट के भाई आपके जो है 300 वर्ड्स लिखने हैं। टोटल मिला के आप 600 वर्ड्स काउंट करेंगे, लेकिन 600 का कोई सेंस नहीं बनता, 300 आप इसको डिवाइड कर लिए। एक आर्गुमेंट के 300 है, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आपने एक में 250 वर्ड लिखे हैं तो अगले वाले में आप 350 लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं। तो फिर हम इसमें से 300 की डिवीजन की बात करें, ये आपकी वर्ड लिमिट रहती है। अब अगर हम एक साइंटिफिक इसका डिडक्शन करें, है ना, तो पर पेज पे आप कितने वर्ड्स कवर कर सकते हो, पर पेज पे आप 100 वर्ड्स को कवर कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास है 3 पेज। अगर हम पर पेज पे 100 वर्ड्स कवर कर सकते हैं तो पर लाइन पे कितने कर सकते हो। पर लाइन पे आप देख लीजिए, अगर आप 8 से 10 वर्ड भी कवर करते हो एक लाइन के ऊपर एक एवरेज के तौर पे, तो ओवरऑल पर पेज में आप 10 से 12 लाइन्स कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इससे ज़्यादा करिए, है ना। आप तकरीबन 2.5 पेज का इस्तेमाल कीजिए। आप एक पेज पूरा फुलफिल कर दीजिए, उसके बाद दूसरे पे जाइए वो भी फुल कर दीजिए, और तीसरा पेज जो है वो भले ही आपका आधा छूट जाए, इट्स ऑल राइट, ना होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक ओवरऑल फॉर्मेट रहेगा। अब देखो इसके बाद में क्या होता है कि हम जैसे कि भाई ऐसे में क्या था भाई, ऐसे में आपको स्पेसिफिकली चॉइस दी गई है, ABCD करके लिखा गया है। यहाँ पर आपका पहले वाला टॉपिक जो है वो लिखा होगा, आपको 3 पेज दिए जाएंगे। उसके बाद भाई हमारा दूसरा टॉपिक होगा, फिर आपके पास 3 पेज आएंगे। यहाँ पर हमें स्किप करने का कोई भी सेंस नहीं बनता, कोई भी चांस नहीं है स्किप करने दिया जा रहा है, या फिर आप स्किप कर सकते हो, उसको हमें पूरा का पूरा भरना है। अब एग्जाम की अगर हम रियल टाइम की बात करें कि रियल टाइम जो है वो हमें एग्जाम में कितना लगता है, एग्जाम में हमें रियल टाइम तकरीबन वही 16 से लेके 18 मिनट्स आप कंसिडर कर सकते हैं। इतना मिनट टाइम हमें लगना चाहिए, है ना। और हम किससे स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अभी तो भाई आप कितना भी टाइम ले सकते हैं, 30 से लेके 45 मिनट्स तक आप आराम से एज्यूम कर सकते हैं आप लोगों को लगेगा। अच्छा, आप लोगों ने अपना टाइम देखा कि एक ऐसे को पूरा करने में आपको कितना टाइम लगा। 1.5 घंटा। 1.5 घंटा, ठीक है, ऑल राइट। युवराज सर कितना टाइम लगा ऐसे कंप्लीट करने में, एक ऐसे में 5 मिनट लगे सर। 5 मिनट एक ऐसे कंप्लीट करने में, लिखने में। नहीं सर, डेटा कलेक्ट करने में डेटा तो भाई मैंने दे रखा था, ऐसे लिखने में कितना टाइम लगा। 15 मिनट लगा सर। 15 मिनट, यस सर। टाइम तो काफी अच्छा है, ये तो मतलब एकदम बेस्ट टाइम ऐसे आ जाता है। सर एक बार फिर से एक बार मैं देखता हूँ सर, ठीक से, मेरे को भी थोड़ा डाउट है। पर इस पर आपको अराउंड बना, देखो आपको टाइम स्टार्टिंग से ही कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है, एटलीस्ट इतना तो हम इसको कंसिडर करके चलते हैं। तो आप लोगों को भी साइंटिफिक तरीके से इसमें परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने एक एक मिनट का हिसाब किताब स्टार्टिंग से ही रखना पड़ेगा। और वो हिसाब किताब आपका इसी मूवमेंट से स्टार्ट होता है, जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना। तो किस में कितना टाइम लगता है, इस टाइम को आप लोग कैलकुलेट करके रखेंगे। पर्सनल डायरी मेंटेन कीजिए, पर्सनल डेटा मेंटेन कीजिए, कुछ भी मेंटेन कीजिए, लेकिन आप उसमें अपने टाइम में जो इंप्रूवमेंट वन बाय वन होता जा रहा है उसको देखेंगे। आप अपने पास डेटा रखिए, डेटा आपका लैपटॉप में है, आपने नोटबुक में मेंशन कर रखा, कहीं भी है। आप एक स्टार्टिंग पॉइंट लिख लीजिए कि भाई जब तक ये ऐसे पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं उठूंगा नहीं, है ना। उसके बाद में आप करिए, 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, इट्स ऑल राइट। आप अपना टाइम देखिए और मुझे उस टाइम के बारे में बताते रहिए कि कितना टाइम हो रहा है, फिर हम धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट लेके आए। ठीक है, तो जो इसका टाइम आता है ये टाइम हमारा सेम आ जाता है जैसा ऐसे का है ना। यानी कि इसमें और ऐसे में हम सेम टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। अब देखो
आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे मेजर रिक्वायरमेंट क्या होती है? आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे मेजर रिक्वायरमेंट होती है करंट अफेयर्स प्लस जो हमारा जीके वाला आएंगे। यानी कि जो सोर्सेज, जो स्टडीज हम ऐसे के लिए कर रहे थे, वही सोर्सेज, वही स्टडी और वही नॉलेज हमें आर्ग्यूमेंट के लिए चाहिए होती है। ठीक है, रिपोर्ट के लिए और प्रेसी वगैरह के लिए हमें उस तरह की नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे भी हैंडल हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेट को लेके। इसकी फॉर्मेट की बात कर लेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और ओवरऑल इसके कंटेंट की बात करें। फॉर्मेट में यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे हमें कोई चॉइस नहीं दी जाती है। 3-3 पेजेस आपके रहते हैं, 3 और 6 पेजेस आपको कवर करने हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले आप कोई भी शीट अगर कवर करते हैं तो उस शीट में सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक को मेंशन करें। ठीक है, वहां पर आप अपने टॉपिक को या फिर जो भी आपको टॉपिक दे रखा है आप उसको मेंशन करेंगे। आपने टॉपिक लिख दिया और उसके नीचे से ही आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। कई लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन जो है मेंशन करना जरूरी नहीं है। इंट्रोडक्शन तो भाई आपका ऐसे में मेंशन किया जाता है, यहाँ जरूरी नहीं, लेकिन भाई बिल्कुल नहीं। इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन का नेचर बदल जाता है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन को आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 लाइन में कवर कीजिए, या फिर अगर आप थोड़ा सा और कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं तो 2 से 4 लाइन्स के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इतना भाई हम इसको इतना दे रहे हैं, इसको कुछ पेज दे रहे हैं, यानी कि आप समझ लीजिए ओवरऑल इसको हम 30 या 40 वर्ड्स के आसपास आप मैक्सिमम दे रहे हैं। 30-40 वर्ड्स आप इसको देंगे, 30-40 वर्ड्स आप कंक्लूजन को देंगे, तो यानी कि आपके 60 या 80 के वर्ड्स आसपास हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास कितने बचते हैं, 220 से लेके 230 वर्ड्स हमारे पास बचते हैं। उनको फिर हमें बॉडी में शामिल करना होता है। उसमें भी फोर के लिए भाई हमें 100 वर्ड्स के आसपास लेने हैं और अगेंस्ट के लिए भी हमें 100 वर्ड के लिए आसपास लेने होते हैं। तो ये आपका इनिशियल हो गया कि इंट्रोडक्शन है, 3 से 5 लाइन में कवर कीजिए, 2 से 4 लाइन में कवर कीजिए, 30 से 40 वर्ड्स आप मैक्सिमम यहाँ पर दीजिए। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने इंट्रोडक्शन को स्किप कर दिया और आप डायरेक्ट फोर और अगेंस्ट में लगे, नहीं, इट लुक्स बैड, एकदम ब्रेजन लगता है कि भाई बस एकदम कूद पड़ेगा, हेड ऑन कोलाइजन कर रहे हैं। नहीं भाई, धीरे से थोड़ा सा आप क्या करते हैं, किसी भी चीज का मोमेंटम डिक्रीज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको मोमेंटम बिल्ड करना होता है, तो मोमेंटम बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोडक्शन को पहले लाया जाए। अब इंट्रोडक्शन में क्या हो सकता है, ये सेम चीजें जो हमने ऐसे में की थी वो सेम चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की आप इसकी डेफिनेशन की बात कर सकते हैं, जो भी हमारा टॉपिक है। आप कोई एग्जाम्पल के साथ स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप फैक्ट्स की बात करिए, आप डेटा की बात कीजिए, आप फाइंडिंग्स की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड इवेंट्स हैं तो उस टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई हमारा जजमेंट आया है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसके बारे में बात कर सकते हैं। यूजुअली होता है क्या है कि आर्ग्यूमेंट एक हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक ही होता है, नॉर्मल ट्रेंडिंग टॉपिक इन द सेंस कि वो करंट अफेयर्स के अंदर कवर किया गया टॉपिक होता है, या तो आपने इसको कवर किया नहीं है। मतलब कि नॉर्मली अगर कोई बंदा नॉर्मल स्टडीज कर रहा है तो उसको कवर करेगा ही करेगा, कुछ ऐसा टॉपिक रहता है वो टॉपिक उससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स का टॉपिक रहता है जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड रहता है, जो हमारी नेशन से रिलेटेड रहता है, हो सकता है हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। खासकर इसमें सबसे ज्यादा फोकस सोसाइटी एंड सोशल चीजों पे ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, इन पे जो है इसका फोकस बहुत ज्यादा रहता है। इसमें एकेडमिक नेचर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपका हिस्ट्री से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, कंटेम्प्रेरी जो हमारी चीजें चल रही है उसे तो पूछा ही जा सकता है। यानी कि ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर, है ना। टॉपिक आपको दिया गया है, टॉपिक के आप सपोर्ट में कुछ बोल रहे हैं और टॉपिक के आप अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं, तो यानी कि आपको सोचने पे बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया गया, तभी हम ऐसी चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, इंट्रोडक्शन के नीचे हमने ये सब चीजें मेंशन कर दी, अब हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। अब बॉडी में सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हमें 2 टॉपिक जो है वो दिए गए थे, CAPF AC 2024 का आर्गुमेंट का पहला क्वेश्चन था, क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। यानी कि हमारा जो करिकुलम होता है, हमारी जो स्टडीज होती है, उसमें क्लासिकल लिटरेचर को भी शामिल किया जाना चाहिए, है ना। अब इसके सपोर्ट में भाई आपको देना है और इसके अगेंस्ट में देना है। दूसरा टॉपिक थोड़ा रिलेटिवली सिंपल था, यानी कि हाउस वर्क इज अनपेड लेबर। रिलेटिवली सिंपल था, लेकिन कंसेप्चुअली देखा जाए तो इतना भी सिंपल नहीं था। ठीक है, तो भाई इसका हम सैंपल देखेंगे, लेकिन भाई इस तरह के आपके 2 टॉपिक्स आपको दिए गए थे। अब हमें क्या करना होता है, जब हम बॉडी स्टार्ट करते हैं तो क्या बोलेंगे, हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट
और अब यहाँ आगे हम ये नहीं लिखेंगे कि भाई आई हैव मेंशन्ड टॉपिक, ये नहीं लिखना। अब हम मेंशन टॉपिक नहीं लिखना, अब हम मेंशन क्वेश्चन नहीं लिखना, अब हम मेंशन स्टेटमेंट नहीं लिखना। आपको ऑफ के बाद में डायरेक्टली टॉपिक को मेंशन करना है, हाउस वर्क इज अनपेड लेबर। समझ में आया? ये चीजें हमें नहीं करनी। आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ, या फिर आप आर्ग्यूमेंट्स इन या फिर आर्ग्यूमेंट्स फॉर लिख सकते हो, फॉर लिख लीजिए ज्यादा बेटर है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर क्या बोलते हैं, या फिर आर्गुमेंट फॉर सपोर्ट ऑफ, या फिर इन सपोर्ट ऑफ, जो भी आप लिखना चाहते हैं। इन फेवर ऑफ लिख लीजिए, सॉरी, इन फेवर ऑफ ज्यादा बेटर है। आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ हाउस वर्क इज अनपेड लेबर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सेम आपको अगेंस्ट वाले स्टेटमेंट में भी लिखना है, जब आप अगेंस्ट वाले स्टार्ट करेंगे, यानी कि आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट या फिर आर्गुमेंट अगेंस्ट हाउस वर्क इज अनपेड लेबर। इस तरीके से आपके स्टेटमेंट रहें, इसमें कोई आपका बदलाव नहीं करना है, पूरी के पूरे टॉपिक आपको मेंशन कर। सबसे पहली चीज आपने फोर और अगेंस्ट के लिए कर ली, यानी कि आप अगेंस्ट के लिए बाद में करेंगे, फोर के लिए हमारी स्टार्टिंग में रहती। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपको नॉर्मली सब हेडिंग्स डिजाइन करनी होगी। सब हेडिंग्स का सिंपल सा कंसेप्ट ऐसा है कि अगर ये हमारा पेज है, इस पेज में भाई हमने टॉपिक को मेंशन किया, हमने इंट्रो को मेंशन किया, स्टेटमेंट लिखा कि भाई 4 में लिखने जा रहे हैं। अब आपके कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स आप डिजाइन करो, ठीक है, इस तरह के। ओवरऑल हमारे हम टोटल 5 पैराग्राफ्स की तरफ फोकस करते हैं। इनका नेचर मैं आपको बताता हूँ। हर पैराग्राफ की एक सब हेडिंग होगी। इस सब हेडिंग से हमें पता चलता है कि इस पैराग्राफ में बेसिकली हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे भी भाई हमें बुलेट पॉइंट्स स्पेसिफिकली यूज नहीं करने हैं, लेकिन हमें पैराग्राफ्स यूज करने हैं। और ये पैराग्राफ हमारे टोटल 5 रहेंगे, 1 2 3। कोशिश आपकी ये रहेगी कि भाई आप 5 पैराग्राफ लिखिए। एवरेज के तौर पर देखा जाए तो समवेयर अराउंड 4 to 6 पैराग्राफ्स है ना। अब 4 to 6 में अगर हम देख लेते हैं तो 5 पैराग्राफ सही है, या फिर आप 4 भी कर सकते हैं। अगर आपके पैराग्राफ थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर आप उनको 4 भी कर सकते हैं। और एल्स कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट्स को जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर पाए उतना ज्यादा ही बेटर है। तो हम अभी एग्जांपल के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि भाई आपने 5 पैराग्राफ्स हैं, आप 5 पैराग्राफ्स को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ्स हैं हमारे, ये तकरीबन 3 से 4 लाइंस के होंगे, उससे ज्यादा के नहीं। हर पैराग्राफ में आपको 3 से 4 लाइंस कवर करनी है। यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो आपने यहाँ पे लिख दिया है, और आप उस स्पेसिफिक पॉइंट को क्या कर रहे हैं, अब यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। सपोर्ट में आपने लिख दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया, आपने इसको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, तीसरा पॉइंट यहाँ आ गया। इस तरीके से टोटल 4 से 5 जो आपके टॉपिक्स हैं, 4 से 5 जो आपके पॉइंट्स हैं, आपने उनको कवर कर लिया। तो ओवरऑल सपोर्ट में भी आपको 5 के आसपास पैराग्राफ मेंशन करने, मेंटेन करने हैं, और अगेंस्ट में भी आपको 5 के आसपास ये जो पैराग्राफ हैं उनको मेंटेन करना होगा, ठीक है। यानी कि ये खत्म हुआ, उसके बाद में अगेंस्ट वाला हमारा जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आपने उनके लिए भी इसी तरीके के पैराग्राफ्स को मेंटेन किया है। अब देखो, एक मेजर गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो ये कि 4 वाले पॉइंट्स को उठाते हैं और इन्हीं को अगेंस्ट वाले पॉइंट में कर देते हैं कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सिंपली पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, जो कि नहीं करना होता है ना। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना हो। यानी कि आपको सेम पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। 4 के लिए आप कुछ रीजनिंग दे रहे हैं कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, और अगेंस्ट के लिए भी आप कुछ रीजनिंग देंगे ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। आप सिंपली ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि भाई ये बस आपने उसमें नोट लगा दिया तो भाई वो आपका अगेंस्ट वाला पॉइंट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें टोटली नए पॉइंट्स के बारे में मेंशन करना पड़ेगा जो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। 4 में जो बोला है उसी को उन्होंने अगेंस्ट में एक्सपेंड कर दिया, निगेट कर दिया, नोट लगा दिया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया भाई। तो ये टोटली आपका स्टेटमेंट ही गलत है। आपको कुछ नए पॉइंट्स 4 में देने पड़ते हैं, अब अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स देते हैं। यानी कि दोनों के आपके जो पॉइंट्स है वो नए होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और इंडिपेंडेंट आपका जो थॉट प्रोसेस है वो दिखाने चाहिए। यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स करने हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप अपने दोस्त की तारीफ कर रहे हैं, है ना। आपने अपने दोस्त की तारीफ की, आपने बोला कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है ना, काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। तो आपने उसके बारे में बात की, भाई डिसिप्लिन्ड है, सीरियस है, सिंसियर है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन फिर आप उसके बारे में कुछ बुराई करने की बात की जाए कि इसकी भाई कमी क्या है, तो फिर आप ये थोड़ी बोलेंगे कि भैया ये बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, इतना भी डिसिप्लिन्ड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे कि भाई ये बंदा डिसिप्लिन्ड है तो ये शाम को 9 बजे ही सो जा, है ना, या 10 बजे ही सो जाता है। इससे मुझे कभी इसके साथ पार्टी करने का मौका नहीं मिला, एंजॉय करने का मौका नहीं मिला, या फिर इस तरीके की चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं। यानी कि दोनों टोटली डिफरेंट पॉइंट है। फोकस उनका डिसिप्लिन के ऊपर ही है, लेकिन कोर जो आपका पॉइंट है वो अलग आ जाता है ना।
यानी कि आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आप उसकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई डिसिप्लिन बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि भाई इतना भी डिसिप्लिन होना ठीक नहीं है। तो वो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ये हमें नहीं करना, हमें अलग अलग पॉइंट्स को फोर और अगेंस्ट के लिए यूज करना है, यानी कि आपको रेपिटेशन जो है वो अवॉइड करना है। गॉट इट? ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इसमें मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी डाउट हो तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हो। पूछ तो आप बाद में भी सकते हो, लेकिन अभी इमीडिएट कुछ समझ में ना आ रहा हो, अगर वो चीज ठीक से दिमाग में ना बैठी हो, तो प्लीज आस्क इट अगेन। ऐसा कुछ नहीं? ठीक है। अब इसके बाद में भाई हमें क्या करना होता है, इसके बाद में आपको एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लाना होता है। जो हमारा कंक्लूजन आता है वो एक बैलेंस्ड तरीके से आता है, यानी कि आप इसमें एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। कौन से एलिमेंट्स होंगे? हमारे एलिमेंट्स वही फोर वाले और अगेंस्ट वाले। यानी कि आप इसमें एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि फोर की जो भाई हमारी सब हेडिंग्स थी और जो अगेंस्ट की सब हेडिंग्स थी, बस इन्हीं को आपको मेंशन करना होता है, थोड़ा एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ, जो आपने ऐसे में भी यूज किया था। ठीक है? इसी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ या फिर एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दिखाते हुए आप करेंगे। आप चाहते हैं तो फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड कर सकते हैं इसमें, उसकी भी मनाही नहीं है, आप ऐड कर सकते हो अगर वो भी एकदम बढ़िया तरीके से आ जाता है तो। ठीक है? यानी कि टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टॉपिक एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। कई लोग टॉपिक में छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से, छोटी छोटी चीजों की वजह से ही क्या कर जाते हैं, टोटली मिस आउट कर जाते हैं चीजों। जैसे कि अभी हमने ये टॉपिक की बात की थी ना, क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। तो वो कंपोनेंट क्यों होना चाहिए हमारी करिकुलम का, हमें ये बताना है, और क्यों नहीं होना चाहिए हमें ये बताना है। हमें डेविएट नहीं होना है। हाउस वर्क इज अनपेड लेबर, यानी कि हाउस वर्क अनपेड लेबर क्यों है और क्यों नहीं है। हमें ये नहीं बोलना कि भाई हाउस वर्क पेड लेबर है, हमें ये नहीं करना। हमें अनपेड लेबर पे ही फोकस करना है कि वो क्यों है और क्यों नहीं है। ये हमारे पूरा ओवरऑल रहता है। ठीक है? इसमें हम सोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे सोर्सेज वही आ जाते हैं जो हमारे ऐसे में रहे थे। यानी कि डेली न्यूज़पेपर आप उठाइए, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पे आप फोकस कर सकते हैं। उनके एडिटोरियल्स को देखिए, अच्छे खासे आर्गुमेंट्स आपको मिलेंगे, इससे बेटर जगह नहीं मिल सकती आपको। विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन्स हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स पे डिज़ाइन करके रखते हैं जो एकदम आर्गुमेंट फॉर्मेट में आपके आते हैं, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली मिल सकते हैं। इसके साथ साथ योजना ले सकते हैं आप, कुरुक्षेत्र नाम की मैगजीन आती है, आप इनको ऐसे और आर्गुमेंट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो ट्रेंडिंग हमारे टॉपिक्स आते हैं खासकर सोसाइटी से रिलेटेड, वो तो भाई हमें देखने ही देखने हो। ठीक है? ये एक ओवरऑल आपका टॉपिक का सिनेरियो है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ आ जाती है इसमें, वो ये कि भाई हमारा एम कितना है, हमें एम अपना कितना रहा। तो यानी कि हमारा एम वही ऐसे वाला आ जाता है कि 10 से 15 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, समवेयर अराउंड 12, 13, 14, है ना, या 15, तो ये बेस्ट स्कोर्स में से काउंट किया जाता है। ठीक है? अगर आपके 8 से 10 मार्क तक स्कोर हो रहे हैं तो आप इसको एक एवरेज स्कोर कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपके लेस देन 8 आ रही हैं तो फिर आप इसको एक पुअर स्कोर कंसिडर कर सकते हैं। हमारा फोकस एवरेज से बेस्ट की तरफ रहेगा। कोशिश हमारी 10 से प्लस ही की रहने वाली है। 40 मार्क्स अगर आप ले लेते हैं एसएस से, एक नॉर्मल एवरेज बता रहा हूँ, 20 मार्क्स आपने ले लिए कहाँ से, आपके आर्ग्यूमेंट से, तो भाई 60 मार्क्स आपके ये हो गए। एंड बिलीव मी, 100 से बिलो मार्क्स ये भाई हम जो हमारे रहते हैं, वो आपके क्या बोलते हैं, इसके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है? तो हमें कोशिश करनी कि हमें 100 के भी बियॉन्ड जाए। ये आपका ओवरऑल आर्ग्यूमेंट का फॉर्मेट हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ भाई। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है? इसके जो टॉपिक है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने आपको ऐसे इसके टॉपिक दिए थे, वैसे आर्ग्यूमेंट के टॉपिक्स भी दूंगा जो आपको नेक्स्ट वीक सबमिट करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको सीएपीएफ एसी 2024 के टॉपिक के बारे में बता रहा हूं। ठीक है? ये जो टॉपिक है मैंने अभी आपको बताया था, हमारा टॉपिक क्या था? हाँ, टॉपिक था हाउ, हाउस वर्क इज अनपेड लेबर। हाँ, इज अनपेड लेबर, ये हमारा टॉपिक था। सबसे पहले आप इसको इंट्रोडक्शन देंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। हाउस वर्क रेफर्स टू दैट, ये आपको ओवरऑल मैंने समिंग करके दिया है, इसमें मेरे ख्याल से वर्ड लिमिट ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ी। हाउस वर्क रेफर्स टू द डेली टास्क। क्या होता है हाउस वर्क, पहले हमने ये यहाँ पर रेफर कर, ठीक है, वो डेली टास्क जिससे हम घर डेली मेंटेन करते हैं,
क्लीनिंग, कुकिंग, केयर गिविंग, एग्जाम्पल्स हमने दे दिए। एग्जाम्पल्स इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? देखो, आपको डेटा को भी इंक्लूड करना है, आपको फैक्ट्स को भी इंक्लूड करना है, और एग्जाम्पल से कोई भी चीज़ आपकी बेटर तरीके से समझ में आती है, तो कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप शामिल कर सकते हैं, आप करिए। या अंडरलाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको अंडरलाइन चीज़ें करके चलनी है। आप इंट्रोडक्शन में आप खासकर अंडरलाइन कर सकते हैं, बाकी तो हमारी सब हेडिंग्स हो जाती हैं, उसमें भी अंडरलाइन आ जाएगा। तो सच एज़ क्लीनिंग, कुकिंग एंड केयर गिविंग, ये वही हमारे हाउस वर्क है ना? अब ये जो डिबेट है हाउस वर्क के आस-पास वाली कि इसको अनपेड लेबर समझा जाता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है इसके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन से, जो समाज में इसका रहता है विदाउट फाइनेंशियल कंपनसेशन, कि भाई इसमें एग्जैक्टली फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं मिलता है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जबकि कुछ आर्ग्यू करते हैं कि भाई इसको रिकॉग्निशन जो है लेजिटिमेट लेबर का दिया जाना चाहिए, जबकि ये मानते हैं कि ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि अनपेड ही रहनी चाहिए। ये अपने इस आर्ग्यूमेंट की तरफ आपने ध्यान या मुद्दा जो है उसकी तरफ अटेंशन आपने ले लिया। अब आप स्टार्ट करेंगे फोर और हाउस वर्क इज अनपेड लेबर, है ना? आप जैसा मैंने यहाँ लिखा है वैसे नहीं, आप लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स फोर, फिर उसके बाद आप लिख देंगे हाउस वर्क इज अनपेड लेबर, ठीक है? आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हाउस वर्क इज अनपेड लेबर। अब आपने पहली सब हेडिंग करी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, कि हाउस वर्क जो है वो सिग्निफिकेंटली इकोनॉमी में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, हाउस होल्ड्स के मेंबर्स को इनेबल करता है कि वो आपके पेड एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें, है ना? एक बंदा घर संभाल रहा है, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, पेड एम्प्लॉयमेंट बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ये उसी का कंट्रीब्यूशन है। तो स्टडीज ये बताती हैं कि अगर हाउस वर्क पेड रहेगा तो फिर इससे हमारी कंट्री की सब्सटेंशियल परसेंटेज जो है वो बन सकती है जीडीपी की। लेकिन जो अनपेड नेचर है आपका वर्क का, ये इकोनॉमिक रोल को क्या करना, अंडर वैल्यू करता है। यानी कि लोग बाग ये नहीं समझते कि ये इंसान घर पे भी कुछ काम कर रहा है, जबकि आप ओवरऑल देखें तो भाई घर की जो पूरी धुरी है वो आपके हाउस होल्ड वर्क पर ही आता है ना? मैं अपना ही एग्जांपल दूं, अगर मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, मुझे टाइम पे खाना नहीं देगी, मेरे बच्चे को नहीं संभालेगी, और अगर वो बाकी तरीके के सपोर्ट नहीं करेगी, तो फिर मैं क्या इकोनॉमिक वेंचर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अब करने को दोनों लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों लोग करेंगे तो फिर हम सब्सटेंशियल अमाउंट आपकी अर्न भी करेंगे। लेकिन उस केस में जो हमारा छोटा बच्चा है वो सफर करेगा, उसको उस तरह की जो चीजें, जो केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, है ना? तो ये एक अंडरस्टूड असाइनमेंट होता है। कईयों में ये रहता है कि भाई हम बच्चे को जो है बाहर भी रख सकते हैं, कईयों में ये रहता है कि नहीं भाई एक बंदा काम करेगा, एक बंदा घर पे रहेगा, कोई भी हो सकता है आज के टाइम पे, है ना? फीमेल वर्क कर सकती है, मेल घर पे रह सकता है। इस तरह के रोल्स आपके हो जाते हैं, तो ये इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात आ जाती है। उसके बाद जेंडर इनइक्वलिटी की बात आ जाती है, यानी कि अभी हम क्या बोल रहे हैं, हम इस चीज के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि हाँ भाई हाउस वर्क जो है अनपेड लेबर है, इस लेबर को पे नहीं किया जा रहा, ठीक है? तो जेंडर इनइक्वलिटी की बात हमने बोल दी कि हाउस वर्क मैक्सिमम आपके वुमेन पे ही आता है, इससे जेंडर इनइक्वलिटी बढ़ती है ना? ज्यादातर अनपेड डोमेस्टिक ड्यूटीज का भार वुमेन के ऊपर है, उनकी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है पेड एम्प्लॉयमेंट के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो अगर हाउस वर्क को आप अनपेड लेबर के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे, तो इससे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ज्यादा से ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। आज के टाइम पे तो वैसा हो ही रहा है, ठीक है? इमोशनल एंड फिजिकल लेबर की बात यहाँ की जा रही है कि हाउस वर्क में इमोशनल एंगल भी है, फिजिकल लेबर भी है, यानी कि बच्चों की देखभाल करना, बड़ों की देखभाल करना, ये टास्क आपके फैमिलीज और कम्युनिटीज की वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। तो खासकर इसमें इमोशनल वाला एंगल जो है वो मिस कर दिया जाता है। जितना इमोशनल टोल जो किसी इंसान पे लगता है देखभाल करने में, उसको नॉर्मली मेंटल हेल्थ वाले इशू को इग्नोर कर दिया जाता है, वर्क की वैल्यू को डिसमिस कर दिया जाता है, इमोशनल और मेंटल एफर्ट जो विल पावर आपकी इंट्रोड्यूस जो सॉरी चाहिए होती है उसको भी टोटली इग्नोर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट आ गया सोशल डिपेंडेंसी की। सोसाइटी जो है वो हाउस वर्क पे डिपेंड करती है एक फंक्शनल कम्युनिटी मेंटेन करने के लिए। साफ सुथरे घर, बने हुए खाने, बच्चों की केयर, ये सब पब्लिक हेल्थ और स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर इसे अनपेड लेबर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो इसकी सोसाइटल इंपॉर्टेंस भी एक्नोलेज की जाएगी, सब लोग मानेंगे कि भाई हाँ इसकी सर्टेन इंपॉर्टेंस है। अभी तो आपके डिफरिंग व्यूज आ जाते हैं, है ना? कई लोग मानते हैं इसको, कई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई इसमें तो कुछ काम ही नहीं होता, कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगते। तीसरा, पांचवा, लैक ऑफ अल्टरनेटिव्स। कई लोग जो आपके हाउस वर्क करते हैं उनके पास लिमिटेड चॉइस होती है। अगर आप इसको अनपेड लेबर के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे तो इससे पॉलिसीज बनेगी, इस पॉलिसीज में इनके लिए सपोर्ट और अल्टरनेटिव तैयार होंगे, है ना? जैसे कि चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज मिल सकती हैं, सब्सिडाइज हो सकता है ताकि ऐसे लोग बाहर निकल के काम धंधा स्टार्ट करें। डोमेस्टिक असिस्टेंस की पॉलिसीज बन सकती हैं, इससे इंडिविजुअल्स पे बर्डन कम हो सकता है। फिर हम अगेंस्ट में आ जाते हैं कि हाउस वर्क को अनपेड लेबर के तौर पे रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात आ जाती है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउस वर्क पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर को मेंटेन करना आपका काम है, ठीक है?
फाइनेंशियल कंपनसेशन एक्सपेक्ट करना बेसिक टास्क के लिए ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के आइडिया को अंडरमाइन करता है, जो कि फैमिलीज और कम्युनिटीज के बीच में एक फीलिंग डेवलप करते हैं। फैमिलीज में ऑटोमेटिकली कुछ रोल्स बन जाते हैं, कम्युनिटीज में ऑटोमेटिकली रोल बन जाते हैं, कौन लीड करेगा, कौन घर को संभालेगा, कौन क्या करेगा, कौन नहीं करेगा। यानी कि सरकार का इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। ये खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई आप किसी चीज को कैसे करना चाहते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल कंपनसेशन उसके लिए मांगेंगे तो फिर जो घर के लोग हैं वो हर उस चीज के लिए डिपेंडेंट रहेंगे। सब बचपन में होता है ना, बच्चों को बोला जाता है भाई दुकान से आके ये ले आ तो तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा। तो अगली बार से बच्चा ये एक्सपेक्ट करने लगता है कि जब तक मुझे 5 रुपए 10 रुपए नहीं मिलेंगे तब तक मैं ये काम नहीं करूंगा, जबकि काम को किया जाना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ। ये आइडिया इसमें दिया गया। दूसरा आ जाता है कि ये नॉन मार्केट एक्टिविटी है। यानी कि नॉन मार्केट एक्टिविटी का मतलब ये होता है ये डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं क्रिएट करती। हालांकि हम बाजार जाते हैं, बाजार से हम सामान लेके आते हैं, उसी सामान से भाई हमारा घर का खाना वाना बनता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हाउसवर्क डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है। यानी कि कोई आपका ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है कि भाई जहाँ पर कुक खाना बना रहा है और वो खाना आपका मार्केट में कंज्यूम किया जा रहा है, वो आपका सरकार को एक तरीके का टैक्स दे रहा है वो, जबकि यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो जो हमारे जॉब्स होते हैं फॉर्मल इकोनॉमी में, इसकी तरह यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा गुड्स का, ना सर्विसेज का पेमेंट के एक्सचेंज में। तो इसको क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल है इकोनॉमिक टर्म्स में, इसको क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। किसी का घर बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी के घर में कितने काम है, किसी के घर में कितने काम है, डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। अगेन हाउसवर्क सब्जेक्टिव है, हर घर में अलग अलग होता है। कोई भाई रोज झाड़ू लगाना पसंद करता है, कोई हफ्ते में एक बार ही लगाता है, तो भाई अलग अलग हो जाता है। क्वांटिफाइंग द वर्थ ऑफ टास्क सच एज कुकिंग क्लीनिंग एंड केयरिंग इज चैलेंजिंग। किसी के घर में कितने मेंबर्स है, किसी के घर में कितने मेंबर्स है, किसी के घर में बूढ़े हैं, किसी के घर में बच्चे हैं, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इससे इनकंसिस्टेंसीज आ जाएंगी, इसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने में अलग अलग कंटेक्स्ट में आप इसको एक समान रख ही नहीं सकते। पोटेंशियल फॉर एक्सप्लॉयटेशन, अगर हाउसवर्क को मोनेटाइज किया जाता है तो इससे पर्सनल रिलेशनशिप का एक्सप्लॉयटेशन होगा, कमर्शियलाइजेशन होगा। मतलब वही चीज बच्चा बोलेगा मुझे 10 रुपए दो तभी मैं जाके ये काम करूंगा, वाइफ हस्बैंड से बोलेगी कि भाई मुझे 10 रुपए दो तभी खाना बनेगा। तो ये आपका उस तरीके का मतलब ने मनी वाला डायनेमिक्स इसके अंदर ला दिया। इससे डायनेमिक्स फैमिलीज के बदल जाएंगे, कोऑपरेटिव एफर्ट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में बदल जाएंगे और फैमिलियल जो बॉन्ड्स है वो खत्म हो जाएंगे। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि हाउस वर्क के लिए अगर आप पे करना स्टार्ट कर देंगे तो इसके कुछ अनचाहे कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेन हाउस होल्ड पे बढ़ जाएगा। एक हिस्सा जो है उन्हें अलग से निकाल के रखना पड़ेगा कि भाई ये तो काम के बदले में देना है, जैसे अभी काम वाली भाइयों को या बाकियों को दिया जाता है। एक एडिशनल ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस देश के लिए बढ़ जाएंगे और इससे डिसइंसेंटिवाइज हो जाएगा म्यूचुअल सपोर्ट विद इन फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। कोई किसी की मदद करने से पहले सोचेगा कि भाई मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, मुझे क्या मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, तभी वो मदद करे। यहाँ पे कहीं हमारा आर्ग्यूमेंट खत्म होता है। अब उसके बाद हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं और कंक्लूजन में हम बात करते हैं कि डिबेट अराउंड हाउसवर्क एज अनपेड लेबर, इसमें क्या हाईलाइट किया गया है। इसमें हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक वैल्यू, जेंडर इक्वलिटी, सोसाइटल रोल्स, है ना। ये सारी की सारी हमने इस पे कर रही बात। ये आपकी जो पॉइंट्स थे हमने इनको क्या कर दिया है, एक तरीके से यहाँ पर सम अप कर दिया है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा, ये भी अनडिनाइबल फैक्ट है कि हाउसवर्क कंट्रीब्यूट करता है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सिग्निफिकेंटली सोसाइटी, है ना। अब इसको मोनेटाइज किया जाना चाहिए या नहीं, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और वैलिड आर्ग्यूमेंट दोनों साइड आ जाते हैं। यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, यहाँ पर आपने एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दिया है। आप ना तो बोलेंगे कि भाई हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ना ही आप ये बोलेंगे कि भाई आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। आप बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे, आप दोनों के फेवर में रहेंगे, आप न्यूट्रल स्टैंड पे हैं जहाँ पे आप दोनों चीजों को बराबर तौर पे देख रहे हैं। कोई समस्या समझ आया? प्रीवियस ईयर वाले एसेज हैं, आर्गुमेंट्स हैं, जिनको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनको स्टार्ट करेंगे हम बाद में। मैं आपको टाइम प्रैक्टिस करवाऊंगा लाइक जुलाई ऑनवर्ड्स, जी नहीं सॉरी जुलाई ऑनवर्ड्स नहीं, जून ऑनवर्ड्स हम लोग जो है टाइम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इन सब, ठीक है। इसके जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कौन कौन से आर्गुमेंट्स आपको करके आने हैं। इस बार हम लोगों ने टाइमली सबमिट किया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट।